the chapter that we read in the last class, that is matter in our surrounding. बेटा लास्ट क्लास में कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डील किया आप पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। ओके, पूछिए, कोई कुछ पूछना है तो। नो, बोले ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द टॉपिक एंड स्लाइड रिवीजन ऑफ थिंग्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। क्लासिफाई the following interparticle distances maximum। चलो बेटा, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मैक्सिमम, जल्दी से सोच लो। और दूसरा बताना है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो। इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो के बराबर होगी। चलिए जल्दी आप कोई बता सकते हैं मुझे क्या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस किसमें मैक्सिमम होती है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में? कोई नहीं बता सकते हो? हाँ, व्हाट इसमें सर क्वेश्चन क्या है सर, समझ में नहीं आया सर। क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई करना है फॉलोइंग को कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मैक्सिमम ऑन स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड सॉलिड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मैक्सिमम सॉलिड में होती है बेटा। सर, मैक्सिमम सर गैस सर, मैक्सिमम गैस में होगी, पार्टिकल सबसे दूरी में गैस में रहती है, सॉलिड में तो बहुत सामने रहता है। इंटर पार्टिकल सर सुना ही नहीं दे रहा सर। जीरो, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप जीरो मान सकते हो कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर में? गैस पार्टिकल्स, यस, गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो माना जाता है। हेडफोन बेटे देखो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप लोग आंसर दे दो, जब मैं कुछ पूछूं तो तुरंत माइक को बंद करो, ठीक है? और यदि कोई डाउट हो फिर माइक को ऑन करो। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम कौन सा स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है? पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम कौन सा स्टेट में बेटा? किसकी पार्टिकल सबसे तेजी से वाइब्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह? किसकी पार्टिकल सबसे तेजी? सॉलिड सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल एक जगह से दूसरा जगह भाग जाता है बेटा। इंटर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है कि मोशन के वजह से जो एनर्जी होती है, तो मोशन पार्टिकल का सबसे ज्यादा किसमें है? गैस में है ना। गैस के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह भाग जाता है, गैस में होगी। तो स्टेट ऑफ मैटर सर, बट वो मेटल ज्यादा ना वाइब्रेट करता है। हाँ बेटा बोलो, पूछो। देखो, गैस के पार्टिकल जो रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा मतलब दूरी से भाग सकते हैं। जैसे आज एक अगरबत्ती आप एक कोना में जलाओगे तो दूसरा कोना में आपको खुशबू आता है कि नहीं आता? मतलब जो अगरबत्ती का पार्टिकल जो जला वो गैस है, तो उड़ के आपके पास आ गया, एक जगह से दूसरा जगह आ गया। अब मानो ये पेन है, ये पेन को मैं यहाँ पे रखूंगा तो पेन उड़ के दूसरा कोना में जा सकता है? नहीं ना। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक जगह पे फिक्स है, समझे? तो पार्टिकल जब फिक्स्ड है तो इसका मतलब मोशन पार्टिकल्स के सबसे कम है, मोशन पार्टिकल के सबसे कम है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में तो ना के बराबर होता है, पर गैस में पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह भाग सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम।
A state of matter having definite volume but no definite shape. वही है, कौन सा हो सकता है? एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में जिसकी वॉल्यूम जो है फिक्स्ड है और उसकी शेप जो है फिक्स्ड नहीं। कौन सा स्टेट ऑफ मैटर? जल्दी, ये तीन क्लास आप लोगों ने किया है तो लिक्विड। लिक्विड होगी ना? यस सर, हम बोले सर। हाँ बोलो बेटा, वेरी गुड। लिक्विड जो होती है, लिक्विड क्या होता है? कंटेनर का शेप ग्लास में रखोगे तो लिक्विड ग्लास का जैसा शेप हो जाएगा, यदि आप बोतल में रखोगे तो बोतल यस सर, और यस सर। वॉल्यूम। हाँ यस सर, ओके, आप अपने माइक को ऑफ कर दो, मैं समझ गया। और डेफिनेट वॉल्यूम मतलब यदि मैं 2 लीटर पानी लेता हूँ ग्लास में तो 2 ही लीटर रहेगा, यदि मैं बॉटल में भरूंगा तब भी वो 2 ही लीटर। तो ग्लास पे मतलब पानी की वॉल्यूम तो चेंज नहीं होती है, लिक्विड मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज होगी, पर शेप जो होता है वो फिक्स्ड रहता है। सॉरी, शेप जो होता है वो तो कंटेनर के हिसाब से लेता है। मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी is shown by which state of matter? गैस। स्टेट ऑफ मैटर मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी शो करेगा। सॉलिड को क्या गैस। नो सर। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब समझ लीजिए कि यदि दबाएंगे तो उसका शेप चेंज हो सकता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाने से शेप चेंज हो सकता है। सॉलिड में दबाओगे तो उसका शेप तो नहीं चेंज होता है आसानी से, इसको दबा लो तो शेप चेंज होगा नहीं। सर लिक्विड लिक्विड लिक्विड। हाँ लिक्विड एक बॉटल में है तो मैं दबाने से क्या होता है, देखो शेप चेंज हो रहा है, हल्का चेंज हो रहा है ना। हाँ ओके, पर गैस में एक बॉटल में यदि गैस मतलब सिर्फ पानी कुछ नहीं है, खाली बॉटल, तो इसको मैं बहुत ज्यादा दबा सकता हूँ ना। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा गैस में होती है। ओके, गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि खाली बॉटल समझ लो, खाली बॉटल को दबाओ तो क्या पूरा दब जाएगा। ओके, और फिर छोड़ोगे तो फिर वहां पे गैस वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, गैस को दबाया। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपको आइडिया क्लियर करवाएगी। जो लास्ट क्लास में यदि आप नहीं आए होंगे तो आई रिक्वेस्ट की वीडियोस को देखो, ऐप पे जाके वीडियो को देखो और आइडिया को क्लियर करो। और मैं जो लिखवाता हूँ उसको ध्यान से देखो, यदि कोई पॉइंट को आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर। ओके, लिखना चाहते हो क्या? लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछी है। represent the particles in the 3 states of matter. With a diagram. एक डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करना है कि पार्टिकल्स किस तरह से तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में रहती है। देखो, यदि मानो ये एक सॉलिड है तो पार्टिकल्स क्या है, बहुत सामने सामने रहेंगे। पार्टिकल्स
सामने सामने रहते हैं ना, पार्टिकल्स एकदम क्लोजली अटैच रहती है, उसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो रहता है वो 0 के आसपास रहता है। देखो ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट में सारी आइडिया क्लियर हो जाएगी सर। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहती है, या आप लिख सकते हो वेरी स्ट्रॉन्ग रहती है। देखो पार्टिकल्स के बीच में क्या दूरी क्या है, ना के बराबर है। पार्टिकल्स के बीच में दूरी ना के बराबर है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस 0 है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब पार्टिकल्स बहुत सामने हैं तो एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट, ओके। तो पार्टिकल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया सॉलिड में, ये वाला कौन सा है, सॉलिड, ओके। क्या रिप्रेजेंट करना है, पार्टिकल्स इन फ्री स्टेट ऑफ मैटर का डायग्राम। एक डायग्राम मैंने बनाया, पार्टिकल्स को सामने सामने रखा, क्या है solid। लिक्विड से पार्टिकल काफी डिस्टेंस पे रहती है, देखो दूरी है, काफी दूरी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे तो काफी दूरी है। तो डिफरेंस लिक्विड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लार्ज रहती है, ओके, काफी है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस कैसे होगा, देखो ऐसे पुश किए तो पार्टिकल्स क्या है, सामने आ रहे हैं, ओके। और इसमें तो कोई चांस ही नहीं, गॉट इट। देखो गैसेस में पार्टिकल्स तो बहुत, गैसेस में पार्टिकल्स आर वेरी फार, है ना। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वेरी लार्ज, है ना, वेरी लार्ज। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जी ना के बराबर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को माना। तो ये डायग्राम्स को दिमाग में रखना, तो सारा आइडिया खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब पूछे जाएगा आपसे, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर फ्लो करता है। अगर इंटर पार्टिकल को एक दूसरे को पकड़ के रखा है ना अच्छे से, तो पकड़ के रखा तो फ्लो कहाँ से करेगा, दिक्कत। ये वाला क्या है, अच्छी मतलब उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो फ्लो करता है, ये सिस्टम आगे फ्लो करता है, सिस्टम आगे फ्लो करता है तो इस हल्का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये भी साथ में खींचा चलता है। तो पानी जब बहती है देखो कि पूरा पानी बह रहा है, गैस एक पार्टिकल एक कोना में चल जाएगा तो दूसरा को खींच नहीं पाता है, ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक पार्टिकल एक कोना में भाग जाएगा, दूसरा घूम के दूसरा कोना में, अंडरस्टूड। तो लिक्विड फ्लो करती है, पूरी सिस्टम एक बार फ्लो करती है, जैसे पानी है ये फ्लो करेगा, ये भी साथ में इसको घिसते जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी विच हेल्प ऑफ डायग्राम द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, जो सारे प्रॉपर्टीज को आपको समझ में आएगा, हर सारे प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन भी एक प्रॉपर्टी होती है जहां पे क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, मतलब दो, एक मैटर है दूसरा मैटर है, दोनों आपस में मिक्स करते हैं, उस प्रॉपर्टी को होता है डिफ्यूजन। तो इसमें कोई जगह नहीं बीच में खाली है तो डिफ्यूजन कहां से होगा, इसमें जगह है तो डिफ्यूजन हो सकती है, इसमें बहुत ज्यादा जगह है तो इसमें डिफ्यूजन और ज्यादा होगा। सुखवीर सिंह स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। सर हम लॉक कर दिए हैं स्क्रीन शेयर, अब कोई नहीं कर पाएंगे। आपको अगर करना होगा तो आप मुझे बोलिएगा। ओके सर, आई डोंट रिक्वायर, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन है, आपने देखा होगा, ठीक है। बेटा देखो पढ़ने आते हो, जो भी स्टूडेंट हो यहाँ पढ़ने आते हो, आराम से पढ़ो, मोबाइल का हर चीज को दाबने की जरूरत नो नहीं सर, है, ओके नो सर, कुछ आ रहा था सर। फाइन।
चलिए एक चीज जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैटर के चैप्टर में पढ़ा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर मैटर के स्टेट को बदल सकता है। ओके, अब कैसे बदल सकता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर क्या। टेम्परेचर इज the measure of degree of hotness or coldness of a body। एक बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो हम बता सकते हैं इसकी मदद से, टेम्परेचर की मदद से। ठीक है ना, टेम्परेचर की मदद से हम बता सकते हैं कि एक बॉडी कितना ठंडा है या कितना गर्म। ओके, the device used to measure temperature is thermometer। देखो हम लोग टेम्परेचर आप लोग सुने होंगे कि बुखार हो गया है किसी को, बुखार हो गया है तो उसका शरीर क्या होता है, तो ज्यादा गर्म। बुखार यदि किसी को होता है तो उसका शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बढ़ गया। ओके, और टेम्परेचर किसी का बॉडी का बढ़ जाता है तो हम लोग कौन सा डिवाइस मेजर करते थे, थर्मोमीटर से। ओके, बट अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल होते हैं थर्मोमीटर्स, टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल। देखो बेटा, जैसे आप लोग एक बात जानते हो कि जैसे लंबाई है कोई चीज का, तो लंबाई कोई चीज का हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर करते हैं या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। दोनों तरीके से मेजर कर सकते हो, मीटर में मेजर करो या सेंटीमीटर में मेजर करो। वैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, ठीक है ना। एक सिस्टम है, पहला जो हम लोग देखेंगे दैट इज सेल्सियस। ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोला जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस दोनों शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, इसकी क्या है, टेम्परेचर ऑफ freezing point, freezing of water is 0 degree Celsius and boiling of water is 100 degree। ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी जिस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा वो है 0 डिग्री सेल्सियस। पानी जिस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा मतलब पानी जिस टेम्परेचर पे बर्फ बन जाएगा वो है 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी जिस टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएगा, पानी भाप बन जाएगा, उस टेम्परेचर पे 100 डिग्री। फ्रीज करना मतलब लिक्विड जो है सॉलिड बन जाना, जैसे बर्फ, सॉरी पानी बर्फ बन जाएगा। पानी बर्फ कितने डिग्री पे बनेगी, 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस लिखना जरूरी है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी बर्फ बनेगा। ओके, और पानी आपका बॉयल कितने डिग्री टेम्परेचर पे करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे करेगा। मतलब पानी जो है भाप कितने डिग्री पे बनेगी, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके,
फिर एक दूसरा मेथड है फ़ारेनहाइट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से। ओके, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। जैसे क्या होता है, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर एक ही होता है ना, वैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ बनता है, वैसे ही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बर्फ बनेगा। दोनों एक ही चीज है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस दोनों एक ही टेम्परेचर को बता रहा है, बट दोनों मेजरमेंट का स्केल डिफरेंट। जैसे हम लिखते हैं 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, देखने में तो अलग लग रहा है पर दोनों तो है एक ही चीज। ओके, वैसे ही दोनों एक ही चीज है पर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है, यूनिट्स अलग है। टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट and boiling of water is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसकी फॉर्मूला डिग्री है। तो पानी जो बर्फ बनेगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बनेगी, और पानी जो भाप बनेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दो स्केल आपको क्लियर रहनी चाहिए। इसकी कन्वर्सन पूछे जाते हैं, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लो, या कुछ लिखना है आपको यहाँ से। ओके, मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, लिख लो। यस सर, 1 मिनट। यस सर, हो गया सर। यस सर, लिख लिया। कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्सियस में टेम्परेचर दे देगा, बोलेगा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या फ़ारेनहाइट में देगा बोलेगा सेल्सियस। देखो उसका मेथड क्या है। एक फार्मूला होती है C/5 डिग्री सेल्सियस बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय। तो ये फार्मूला है। दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर कन्वर्शन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कन्वर्शन करने के लिए फार्मूला है, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला सही है कि नहीं है, चलो हम लोग ये जो वैल्यू जानते हैं उससे चेक कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल आप सभी को मालूम है कि पानी बॉयल करती है 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों तो एक ही टेम्परेचर है। अब हम देखते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, ये रिजल्ट आएगा। सही फार्मूला, फार्मूला तो सही है, फिर भी एक बार हम प्रूफ कर लेते हैं कि नॉन वैल्यूज। जहां डिग्री सेल्सियस दिया हो वहां पे 100 है, तो 100 डाल दो बेटा, डिवाइडेड बाय 5। f आपको मानो निकालने के लिए बोला गया है, f -32 डिवाइडेड बाय 9। ओके, 9 उधर चला जाएगा, 100 into 9 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 9 उधर गया, डिवाइडेड बाय 5, 32 को इधर ले आता हूं, प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना हो जाएगा 20, 29 से 180, 180 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। आया ना, सही कहा गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि 100 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए फ़ारेनहाइट में, तो 100 डिग्री सेल्सियस कितने बराबर है, 212 के साथ बराबर है, तो सही है ये वाला। चलो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से बताओ।
कन्वर्ट उसका दो 225 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जल्दी ये दोनों क्वेश्चन को जल्दी बनाओ, आप 2 मिनट टाइम दे रहा हूं आप लोग, जल्दी बनाएंगे और आंसर बताओ जल्दी से। किसे बना? पहला वाला बनाओ, दूसरा वाला बाद में बनाओ, पहला बनाओ पहले। बना? सर बना बना। हुआ क्या? बना रहे सर, 1 मिनट सर। सर बस इतना टाइम लगेगा बेटा? ऐड कर रहे हैं सर। 400 437 437। चलो हम लोग देख लेते हैं 437 है कि नहीं। 37 सही आंसर है 225 सेल्सियस दिया हुआ, तो 225 लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू -32/9। बेटा इतना टाइम क्यों लगा? इतना कैलकुलेशन स्लो। 225 into 9 डिवाइडेड बाय 5 और 32 को बस को इधर ले आना है। करना क्या था? काटो, कितना बार में 45 बार में कटेगा, कल को जो 20 और 7 बचे 25। ओके, तो 45 into 9 कितनी हो जाती है? 450, मतलब 405 आएगा। ओके सर 405 प्लस 32 कितना आएगा? 400 है। यही आंसर आया? ये आया था कि नहीं बेटा? क्या पूछ रहा हूँ, यही आंसर आया था कि कुछ और आ गया था? चलिए, सपोज आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन आता होगा, बहुत आसान है। 405 है, 45 9 5 के 45 और 4 9 के 36 40 405 और 32 5 और 2 7 और 3 और 4। ओके, यही आंसर आनी चाहिए। आप कोई गलत आ रहा है तो चेक योर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड। आज मैथमेटिक्स हो जाएगी, आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, ना तो फिजिक्स में सर्वाइव कर पाओगे ना तो केमिस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। इट्स रिक्वायर्ड मैथ्स को बिल्ड करो। और 0 डिग्री कन्वर्ट 0 डिग्री टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो कन्वर्ट करने की जरूरत तो है ही नहीं। आप लोगों ने पहले ही से बता दिया 0/5 इक्वल टू -32/9। तो इसको भेजोगे तो क्या होगा? 9 0 2 0 0/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी हो जाएगी? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32। ओके, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये तो जिक्र किया हुआ है आप लोगों से। आई सपोज इट्स ओके। यस सर। ओके, कुछ नोट करना है, फार्मूला को नोट करना इंपॉर्टेंट। ओके, सर कर लिए सर। ठीक।
नेक्स्ट, the most important scale is Kelvin scale. Kelvin scale ये भी एक मेथड है टेम्परेचर को मेजर करने का, और यही स्टैंडर्ड यूनिट है. इट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है वो होती है केल्विन. टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन. टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? SI यूनिट में, केल्विन में. ठीक है ना. यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट FP मतलब बेटा फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन. इसको डिनोट जो हम लोग करते हैं सिर्फ K लिखते हैं. ठीक है, डिग्री पूरी नहीं, जैसे डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन को सिर्फ K लिखा जाता है, डिग्री नहीं. ठीक है. So it is the SI unit of temperature. Freezing point of water is 273 Kelvin, and boiling point of water is. क्या है सर? सर आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही. हेलो, कौन हो? बेटा आप अपने माइक को बंद करके रखो ना. कौन आप? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन. ओके. पानी बर्फ बनेगा, FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट. पानी बर्फ बनेगा 273. पानी बॉइल करेगा मतलब भाप बनेगा 373. इसकी भी कन्वर्शन स्केल आती है. कन्वर्शन की एक फॉर्मूला होता है, K is equal to 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. ओके. यस सर. कौन हो? क्या नाम है आपका? अर्षित. क्या बोल रहे हो? बोलो बेटा. माइक Yes, sir. हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलिए. बेटा एकदम ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़ाई करो. ठीक है ना. माइक को बंद रखो, जब जरूरत हो तब ऑन करो. नहीं सर, माइक बंद था, वो वीडियो कट रहा था ना, इसीलिए बोल रहे थे. ओ ठीक है बेटा. वीडियो कट रहा है तो नेटवर्क में रहो. ठीक है. K is equal to 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट करना है, ये बहुत अच्छा मेथड है. यही तरीका है कन्वर्ट करने का. कैसे? हम लोग चेक कर लेते हैं. जो नोन वैल्यू है उससे चेक करते हैं. एग्जांपल आपको सबको मालूम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल करती है और 373 केल्विन पे बॉईल करती है ना, और 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ. तो आप ध्यान देखिए, देना बेटा ध्यान से कि मैं कन्वर्ट करूंगा. तो K मानो हम लोग को दिया हुआ सेल्सियस का टेम्परेचर. सेल्सियस दिया हुआ है 100. ठीक है. तो 100 डिग्री, तो K कितनी आ गई? 100 प्लस 273, 373. सही है. ओके. चलो चलिए ये क्वेश्चन बनाइए जल्दी से. 520 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है. जल्दी बताइए और अभी माइक ऑन कीजिए. अभी आंसर चाहिए. ऑर्डर. अब इतना जल्दी ये एडिशन में लग रहा है तो समझो कि आप लोग कितने फास्ट अपने मैथ्स में. यदि आंसर इतना अभी तक नहीं आ रहा तो ये आंसर तो आपको 2 सेकंड में देना चाहिए. किसी का बना क्या? नो बेटा. तो मैथ्स को बिल्ड करो. देखो सिंपल तो है. 520 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना. तो K क्या होती है? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. 273 प्लस 520 दिया हुआ. ठीक है ना. तो कितनी हो जाएगी? 793 है ना. 500 और 200 मुंह में करो यार. 500 और 200 700 और 73 और 20 93. तो 793 केल्विन. तो ये वाला कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा तो यार दिस इज रिडिकुलस. आपको मेहनत करना पड़ेगा.
मैथ्स पे मेहनत करो यार। हेलो हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे सर हैं? हम सर बोले थे सर आंसर आपको। बोला सर था हम क्या? आपको आंसर बोले थे सर। अच्छा बेटा ठीक है ना, आवाज नहीं आई जी मुझे। सर। ओके ठीक, चलो माइक ऑफ। ओके। सो आई सपोज दिस इज ओके। देखो स्केल डिविजन चेक करने, तो स्केल डिवीजन चेक करने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ आपको ध्यान से। मानो ये थर्मोमीटर है सेल्सियस वाला, तो सेल्सियस वाला का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री, ठीक है। सो डिवीजन कितनी है बेटा, बीच में डिवीजन कितनी है, 100 डिवीजन। कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन। 0 और 100 के बीच में डिवीजन कितने हो गए? 100 डिवीजन, है ना। एंड दिस वन इज freezing point of water, H2O मैं लिख देता हूं, and this one is boiling point of water, ठीक है। तो ये वाली कौन सी स्केल है? सेल्सियस। ओके, तो ये देखो इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाने का मतलब क्या, मैं आपको डिवीजन दिखाना चाहता हूं। 0 और 100 के बीच में कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन। वहीं मैं फारेनहाइट का बताऊं जो फारेनहाइट का थर्मोमीटर रहता है, उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वाला इससे, देखो ये वाला इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ना। 0 डिग्री किससे मिलता जुलता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से मिलता जुलता रहता है। 100 डिग्री किससे मिलता जुलता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से मिलता जुलता है। बीच में डिवीजन कितने हैं? 180 डिवीजन। कैसे देखो, 212 से 32 को माइनस कर दो, 2 में से 2 जाएगा 0 और 21 में से 13 जाएगा 18, तो 180 डिवीजन है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में डिवीजन 180 होते हैं, ठीक है ना, बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वहीं केल्विन स्केल, केल्विन का जो ये इससे कॉरेस्पॉन्ड करेगा 273 केल्विन से, और बॉइलिंग पॉइंट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 373 केल्विन। ओके, से आप कन्वर्ट फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे देगा, बोलेगा कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू केल्विन। तो फ़ारेनहाइट से केल्विन का तो कोई डायरेक्ट फार्मूला हमने नहीं देखा है, तो आप क्या करोगे? अर्षित अपने माइक अर्षित माइक ऑफ कीजिए। फ़ारेनहाइट से केल्विन कन्वर्ट करने के लिए यदि आता है तो क्या करोगे? फ़ारेनहाइट से केल्विन कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। फ़ारेनहाइट से पहले सेल्सियस जाओ, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्ट करने आपको सेल्सियस जाना है, ओके। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जाना है, फिर सेल्सियस से आप केल्विन का आपके पास मेथड है, ओके। सो दिस आइडिया इज क्लियर। ये 100 डिवीजन, 180 डिवीजन, 100 डिवीजन, ओके। एनीथिंग यू वांट टू नोट, यू कैन नोट फ्रॉम, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चेंज ऑफ स्टेट, आप स्टेट कैसे बदल सकते हो? समझो आपके पास एक पर्टिकुलर कंटेनर है, उसमें आपने रखा है कुछ सॉलिड, कोई सॉलिड सब्सटेंस। तो मानो बर्फ ही लिया है, ठीक है ना, जैसे सॉलिड आपने लिया है सॉलिड, ठीक है। अब आपको बनाना है लिक्विड। तो अभी से क्या आप हीट करोगे? जब सॉलिड को हीट करते हो, सॉलिड को आप हीट करते हो तो वो लिक्विड बन सकती है, ठीक है। अब वही आप लिक्विड को आप हीट करो तो लिक्विड क्या बन सकता है? आस्ते आस्ते उड़ते चल जाएगा और आस्ते आस्ते गैस बन जाएगा। वही आप यदि गैस को ठंडा कर दो, गैस को यदि आप ठंडा कर देते हो, गैस को यदि ठंडा कर दोगे तो वो लिक्विड बन जाता है, और वही लिक्विड को ठंडा कर दो तो लिक्विड भी सॉलिड बन जाता है। आपने देखा है ना, पानी को ठंडा कर देते तो क्या बर्फ बन जाता है, ओके, और बर्फ को गर्म कर दोगे तो क्या पानी बन जाती है। वही गैस के साथ भी सेम चीज है, गैस लिक्विड को हीट कर दो गैस बन जाएगी, आप आपको ठंडा कर दो आपको। तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट हम लोग एक मेथड को जान रहे हैं कि हीट करने से आगे बढ़ सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, मतलब ज्यादा रैंडमनेस पार्टिकल के बीच में ला सकते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही आराम से पैक, लिक्विड में थोड़े ज्यादा रैंडमली घूमती है इधर उधर, गैस में तो पूरा रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। तो पार्टिकल्स के बीच में रैंडमनेस बढ़ाने का तरीका टेम्परेचर बढ़ाना, ओके, या हीट देना। तो हीट देके मैं रैंडमनेस बढ़ा रहा हूँ पार्टिकल्स के बीच में, तो सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड गैस बन जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम करना मतलब रैंडमनेस कम करना, ध्यान से देखो ये बात को दिमाग में रखो। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पार्टिकल्स का रैंडमनेस बढ़ जाएगा, रैंडमनेस मतलब इधर उधर भागने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो वो इधर भाग सकता है। और टेम्परेचर घटा दोगे तो रैंडमनेस घट जाएगी, ठीक है। तो दिस वे वी कैन अचीव चेंज इन स्टेट। तो टू वेज, चेंज ऑफ स्टेट को दो तरीका से किया जा सकता है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, हीट करना या कूल करना। इनडायरेक्टली हम लोग क्या करें, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ दिस वन, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब कोई चीज को आप गर्म कर दो या ठंडा कर दो, तो टेम्परेचर में बदलाव आती है, टेम्परेचर में जब बदलाव आती है तो स्टेट, प्रेशर से भी कार्य किया जा सकता है, प्रेशर से भी स्टेट बदली जा सकती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, मानो ये कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर में कुछ गैस के पार्टिकल्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऊपर से एक मूवेबल पिस्टन लगा, ओके, ऊपर से ये वाला मूव कर सकता है, मतलब इससे मैं नीचे दबा सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर से फोर्स लगा के इसको दबा रहा हूँ, जब मैं दबाऊंगा तो क्या होगा, पार्टिकल सामने आते हैं। अब मानो मैं दबा के इसको यहाँ कर लिया है, वो सब पता लग गया, ओके, मैं दबा के यहाँ तक लिया, तो क्या वो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, और पार्टिकल जब क्लोज आ जाएगा तो पार्टिकल जो है इतना क्लोज कौन से स्टेट ऑफ मैटर में रहता है, यदि ये वाला गैस है, यदि ये वाला गैस है तो कंप्रेशन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ऊपर से मैं फोर्स, तो ऊपर से मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या है, पार्टिकल सामने आते हैं, तो सामने आते चल रहा है तो वो लिक्विड बन सकती है। तो मैं प्रेशर ही लगा रहा हूं ना, जब ऊपर से दबा रहे हैं
प्रेशर तो आपने ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो रैंडमनेस बढ़ने के कारण सॉलिड लिक्विड बन सकता है, गैस बन सकती है। रैंडमनेस कम होने के कारण गैस लिक्विड बन सकता है, सॉलिड बन सकती है। या बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को बदलेंगे, मतलब क्या है, यहाँ पे देखो क्या पिस्टन है, तो नॉर्मल अभी मान लेता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ओके। और फिर मैं जब प्रेशर बढ़ाता हूँ तो पार्टिकल्स क्या है सामने, तो गैस क्या बन सकता है, लिक्विड बन सकता है। तो स्टेट बदला ना, तो दो तरीके से स्टेट में बदलाव किया जा सकता है, एक टेम्परेचर बदल के और दूसरा प्रेशर बदल के। इज दिस आइडिया क्लियर? यदि आपकी आइडिया क्लियर नहीं है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि किस तरह स्टेट्स बदले जाते Yes, हैं। sir. ओके, आइडिया इज क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? नो, यू Yes, वांट sir. टू No, sir. एनीथिंग, लिख लो। नहीं, आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि स्टेट बदलने से क्या कोई केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है? कोई आंसर दे सकता है क्या? स्टेट बदलने से क्या केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है? कोई आंसर दे सकता है? चलो इसका आंसर मैं ढूंढता हूँ। मानो मैंने एक बर्फ का टुकड़ा लिया, आइस, दिस वन इज आइस। अब मैं हीट कर दूंगा तो आइस क्या बन सकता है? लिक्विड बन सकता है, मतलब लिक्विड वाटर बन सकता है, ओके। अब मैं और हीट करूंगा तो ये गैस बन सकता है, मतलब वेपर, वाटर वेपर। स्टेट तो बदला, सॉलिड था, लिक्विड था। आइस को मैं सॉलिड वाटर लिख सकता हूँ, ओके। आइस इज व्हाट, सॉलिड वाटर। देखो बेटा, आइस होती है सॉलिड वाटर, और वाटर तो लिक्विड वाटर है, और गैसेस वाटर की वेपर्स। मेरा आपसे पूछना है, क्या कोई केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे बदला है जब स्टेट बदला है? सॉलिड लिक्विड बनी या लिक्विड गैस बनी, तो कोई केमिकल प्रॉपर्टी बदला है? No, sir. नहीं बदला। No, sir. देखो क्या है, यदि मैं वाटर का फार्मूला लिखता हूँ तो वाटर का फार्मूला आपको बाय सपोज मान, वाटर का फार्मूला होता है H2O, मतलब दो मॉलिक्यूल्स, सॉरी दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का कंबाइन होकर बना वाटर, H2O। जब पानी बना बर्फ से तब भी उसका फार्मूला तो H2O ही रहता है, और जब वो गैस बनता है तब भी वाटर के वेपर का फार्मूला भी तो H2O ही रहता है। तो केमिकल फार्मूला में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, नहीं ना, केमिकल फार्मूला में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा। बस क्या होती है, पानी का मानते हैं, ये वाला पानी का मॉलिक्यूल नॉर्मली ऐसा HOH, ऐसा HOH वाटर का मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसी तरह अटैच रहते हैं, तो HOH है। बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, बस होता क्या है, सॉलिड में ये पानी के मॉलिक्यूल थोड़े सामने आ जाते हैं, ओके, एक अरेंजमेंट में। लिक्विड में ये है थोड़ा दूर चल जाता होगा, गैस में ये HOH के पार्टिकल्स और दूर रहते हैं। तो ये एक एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये तीसरा मॉलिक्यूल। स्टेट मॉलिक्यूल्स में नहीं बदलाव करता है, स्टेट पार्टिकल के सेपरेशन में बदलाव करता है, ओके। पार्टिकल सामने है तो सॉलिड और दूर चल गया तो लिक्विड, बहुत दूर चल गया तो गैस। ये डिस्टेंस बढ़ता है, ये डिस्टेंस बढ़ता है तब स्टेट बदलता है। केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आती है जब स्टेट बदलता है। So this was an important thing to you। और जब आइस वाटर बनता है तो we call it as melting, ओके बेटा। तो ये लिखो, फिर मैं एक एक इंडिविजुअली करके हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ लिखने का है नहीं, आई सपोज। देखो हम लोग को जो चेंजेस पढ़ने हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जब सॉलिड बना लिक्विड तो वो कहलाया
मेल्टिंग, सॉलिड बना लिक्विड तो कह रहा है मेल्टिंग, लिक्विड बना वेपर या गैस, बोलो गैस और वेपर तो वो कहलाया बॉइलिंग या एवोपरेशन भी बोलते हैं, तो बॉइलिंग बोलते हैं या एवोपरेशन। अब गैस भी ठंडा करने से लिक्विड बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और लिक्विड भी सॉलिड बन जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। अंडरस्टूड? सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस या वेपर बॉइलिंग या एवोपरेशन, गैस या वेपर से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है सॉलिड भी डायरेक्ट गैस बनता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं। ओके, कपूर जो होता है ना, आप लोग जो पूजा में कपूर यूज करते हैं बेटा, तो कपूर आप जब जलाओगे तो कपूर क्या होता है सॉलिड रहता है, डायरेक्ट देखोगे ना धुआं निकलने लग जाता है, वो लिक्विड नहीं बनता। तो सॉलिड से लिक्विड सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट जाते हैं कुछ सब्सटेंस, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। This process is known as sublimation. Solid direct gas बन गया sublimation, और गैस भी डायरेक्ट सॉलिड बनता है। मतलब ये जो वही चीज यदि वेपर बन गया उसको यदि हम ठंडा करें तो लिक्विड में नहीं बनेगा, डायरेक्टली सॉलिड। That is called deposition. ओके, इसका मतलब होता है deposition। ओके, इसको हम लोग डेपोजिशन पढ़ते हैं, डेपोजिशन। ओके, गैस वेपर डायरेक्ट सॉलिड बनता है, दिस इज कॉल्ड डेपोजिशन। और ये डायरेक्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, एक डायग्राम ऐसे बना दिया जाएगा, पूछेगा कि मार्क कीजिए, यहाँ पे लिख देगा कि ए बी सी डी ई एफ, पूरे कौन सा प्रोसेस कौन है पहचानिए। व्हाट इज द प्रोसेस बी कॉल्ड, लिक्विड से गैस। तो ये एरो ध्यान देना, एरो है थोड़ा सा। ओके, तो ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे कि मेल्टिंग क्यों होता है, कैसे होता है, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग में क्या बदलाव आते हैं, इंप्यूरिटी डालने से मेल्टिंग में क्या बदलाव चेंजेस आते हैं, बॉइलिंग और कंडेंसेशन और फ्रीजिंग सारे हम लोग देखने वाले हैं। बस कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। नो बेटा, तो थैंक यू फॉर टुडे बेटा।